नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर राजनीतिक बवाल। कांग्रेस प्रदेश सहित न्यायधानी में किया धरना प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी। 4 सूत्री मांगों को लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निकाली मशाल रैली। बिलासपुर में भी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। माओवादियों की दहशत। पुलिस मुखबरी के शक में 2 ग्रामीणों को फांसी पर लटकाया। अभिन्न छात्र को किया रिहा। और ट्रेनों में रेल यात्रियों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने अब रेलवे की नई तैयारी। वॉकी टॉकी से लैस होंगे टीटीई। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को नेहरू चौक में बढ़ती महंगाई में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति बोरी सीमेंट में 50 रुपए मूल्य बढ़ाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में जिला प्रभारी सुबोध हरितवाल भी मौजूद रहे। धरना प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर जमकर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता पहले से ही बढ़ती महंगाई से परेशान है। लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार के नए फरमान से मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग अपना आशियाना भी नहीं बना सकती। रेत छड़ की कीमतें आसमान पर है। ऐसे में सीमेंट की प्रति बोरी में 50 रुपए बढ़ाना जले में नमक छिड़कने जैसा है। जिला कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की विष्णुदेव सरकार पर सीमेंट की कीमतों में वृद्धि पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है, जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन भाजपा की सरकार इन सबसे विपरीत अपनी मनमानी कर रही है। जिस तरीके से देश में महंगाई और बेरोजगारी व्याप्त है, उसके बाद सरकार ने ये भी नहीं सोचा कि सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तु का दाम 50 रुपए से ज्यादा बढ़ा करके उसमें जनता की जेब में जो तकलीफ हुई है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। और हम लोगों ने तय किया है कि जब तक इसके दाम वापस नहीं होंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों की एक ही मांग है कि छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा सीमेंट का और 50 रुपए एक साथ दाम बढ़ाना, 30 लाख टन से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, 500-700 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। जनता की जेब में जो भार डाला गया है, भार को सीमेंट कंपनी और राज्य सरकार अपना उन्हें हटाए। हम लोग ये चाहते हैं और पूरी मजबूती के साथ इसका विरोध भी करेंगे और इसे कम भी करवाएंगे। देखिए, जब से पूरे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में डबल इंजन वाली सरकार जिसको कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, विष्णुदेव साय, अमित शाह, इनकी 2-3 इंजन की सरकार चल रही है। पूरा देश महंगाई के आगोश में है और पूरे इस कदर महंगाई बढ़ गई है। पहले तो डीजल और पेट्रोल के दाम के कारण हर तरह की महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन की किसी चीज का व्यवस्थापन संभव नहीं होता। लेकिन अभी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने वादा किया था कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, उनके चुनावी घोषणा पत्र में है ये बात कि आवास की सुविधा हर एक को दिया जाएगा, हर एक नागरिक को छत का अधिकार है। लेकिन सीमेंट के मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की गई। ये वृद्धि क्यों की गई, कैसे की गई, अचानक की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय वाहन पर 4 चरण में आंदोलन किया जा रहा है। इसके तीसरे चरण में बुधवार को प्रदेश भर में मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान बिलासपुर में कोन्हेर गार्डन से नेहरू चौक तक मशाल रैली निकालकर जमकर नारेबाजी भी की गई। अंतिम में तहसीलदार बिलासपुर को सीएम के नाम 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन के बिलासपुर जिला अध्यक्ष ने बताया कि पहले भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों का अर्जित अवकाश, स्तरीय वेतनमान जैसे कई मुद्दों को शामिल किया था। फेडरेशन ने मशाल रैली में इसके अलावा स्थानीय मांगों में बिलासपुर को B21 श्रेणी का दर्जा देने की मांग भी रखी गई। मशाल रैली में रोहित तिवारी, सुरेश तिवारी, सूर्य प्रकाश कश्यप सहित अधिकारी कर्मचारियां भी मौजूद रहे। आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर पर हम जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने 4 सूत्री मांग के लिए कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें
पहला मांग हमारा है कि केंद्र के समान डीए हमको दिया जाए, दे तिथि से डीए का एरियर्स दिया जाए, 300 दिन अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाए, 4 स्तरीय वेतनमान हमारे लिए कर्मचारी अधिकारियों के लिए लागू किया जाए। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम जो है रोड पर आकर मशाल रैली निकालकर शासन को अपने मांगों के प्रति प्रदर्शन कर बता रहे हैं कि हमारी ये आवश्यकता है। शासन को सभी जानकारी है, शासन की ओर पूर्व में भी हमारे द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हमारी 4 सूत्री मांग है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। अगर हमारे मांगों का ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर माओवादियों ने कथित जन अदालत लगाकर 2 ग्रामीणों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई, वहीं एक छात्र को उन्होंने रिहा कर दिया है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के जप्पे मरका इलाके में नक्सलियों ने 2 दिन पहले एक छात्र समेत 3 ग्रामीणों के लिए जन अदालत लगाई थी। इस जन अदालत में जम्पे मरका के ग्रामीण माड़वी सूजा और पोडियाम कोसा पर पुलिस मुखबरी का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी पर लटकाकर मार डाला। इस कथित जन अदालत से मिरतूर छात्रावास में पढ़ने वाले छात्र को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि नक्सलियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने इस जघन्य हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए मारे गए आदिवासियों के सीने पर पर्चा चस्पा किया है। बता दें कि बैकफुट जा रहे नक्सल संगठन ने ये कृत्य करके बस्तर इलाके में एक बार फिर से दहशत फैलाने का काम किया है। लगातार ट्रेनों को रद्द करने की वजह से भारतीय रेल को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में भारतीय रेल ने ट्रेनों को रद्द करने की बजाय नए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिन क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाना है वहां से पहले ट्रेनों के परिचालन को ही रद्द कर दिया जाता था। लेकिन अब रेल प्रशासन के द्वारा ट्रेनों को उनके निर्धारित स्थान से शुरू कर जिन क्षेत्रों में काम चल रहा है उस स्थान की बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत ट्रेनों को रद्द करने की स्थिति नहीं आएगी, बल्कि उन्हें परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को सुविधा होगी। इस तरह से देख सकते हैं कि अगर किसी यात्री को बिलासपुर से रायगढ़ के बीच यात्रा करनी है, लेकिन ट्रेन रद्द होने से उन्हें समस्या हो रही थी, जिसके मद्देनजर अब भारतीय रेल ने एक्सप्रेस ट्रेनों को चलने का निर्णय लिया है, जिससे उक्त मार्ग पर यात्री यात्रा कर सकते हैं। प्रयास शुरू से ही ये था कि चूँकि यहाँ पे इस डिवीज़न में मल्टी ट्रैकिंग यानी कि एक लाइन से 2, 2 से 3, 3 से 4 लाइन का कार्य चल रहा है, तो उसमें ट्रेनों की बहुत बार होती थी कि काफ़ी संख्या में रद्द हो जाती थी। तो अब भरसक प्रयास यही है कि जितना कम हो सके ट्रेन कैंसिलेशन कम हो, भले ही वो ट्रेन डाइवर्टेड रूट से चले, यानी कि जहाँ पे एनआई वर्क चल रहा है उसको डाइवर्ट करके उस एरिया को बाईपास करके कम से कम ट्रेनें अपने ओरिजिन से डेस्टिनेशन जाएं, भले ही बीच में कहीं से डाइवर्ट हो जाए, तो एटलीस्ट जो अफेक्टेड पैसेंजर रहेंगे उनकी संख्या काफ़ी संख्या में कम हो जाएगी, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को अवॉइड करेंगे। उस सेक्शन के पैसेंजर्स को तो तकलीफ है, लेकिन कम से कम ओरिजिन डेस्टिनेशन जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए सुविधाजनक है, कम से कम ओरिजिन से डेस्टिनेशन ट्रेन कैंसिल नहीं रहेगी। वर्तमान में रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को 392 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा था कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जो पुरानी बिल्डिंग थी उसे तोड़ा जा रहा था, जिसे लेकर भारी विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद अब रेलवे ने अपने इस निर्णय को वापस ले लिया है। स्टेशन के पुनर्विकास के दौरान पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग को पूर्ण रूप से संरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि आधुनिक विकास के साथ साथ हमारी धरोहर भी सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार का जो समाचार पत्रों में पाया गया वो बिल्कुल ही मूलहीन है, तर्कहीन है। काफ़ी पहले से ही इसके बारे में क्लैरिटी दिया गया सभी स्तरों से कि भाई वो धरोहर जो है संरक्षित रखा जाएगा उसको। तो जिसके तहत भी ये हुआ, ये भ्रांति फैली, ये बिल्कुल ही भ्रामक है और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। ये बिल्डिंग यथावत रहेगी सर कि कुछ तोड़-फोड़ भी होंगे? नहीं, यथावत रहेगी। ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हेरिटेज के माध्यम से माना जा सकता है वो संरक्षित रहेगी। इनफैक्ट उसका उन्नयन किया जाएगा। जी, आपने जैसे कहा कि रेलवे की योजना नहीं थी, परंतु जो अंदर सूत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि ये सब
अंदर अंदर प्लानिंग उनकी चल रही है। और साथ ही एक दो प्रेस में भी आ गया कि इसे तोड़कर पूरा एक नया ढांचा तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट में जिस प्रकार से विकास होता है, उस विकास की झांकी भी लोगों को दिखाई गई। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि जो बिलासपुर का जो रेलवे स्टेशन रहा है, वह बिलासपुर के इतिहास की कहानी को कहता है। 1890 का बना हुआ स्टेशन, और सचमुच कहा जाए तो परिवहन के साधन को मजबूत किया था 1890 के बने उस स्टेशन ने। जो कलकत्ता और बम्बई, उसके बीच का मुख्य स्टेशन जो है बिलासपुर स्टेशन रहा। और इस स्टेशन के माध्यम से उस समय कोयला गाड़ियाँ चलती थी, रेलगाड़ियाँ जो चलती थी कोयले की चला करती थी। कोयले का परिवहन जो होता था बिलासपुर स्टेशन से होता था। और हमने तो बाद में बहुत बार तक देखा है कि जो रेलवे की कॉलोनी रही है, उनमें घर घर कोयले की सिगड़ी सुलगाई जाती थी। और उसका एक जो धुआं है, उस धुएं की विशेष महक है। तार बाहर फाटक से जाने के बाद तुरंत चालू हो जाती थी। लकड़ी की जो स्लीपर, जो आजकल कंक्रीट के स्लीपरों के माध्यम से दो पटरियों को बांधा जा रहा है, पहले लकड़ी के स्लीपर हुआ करते थे। और विश्व की सबसे अच्छी लकड़ी जो है सरई की, जिसका सीजन्ड वुड रहती थी, जो कि ख़राब नहीं होती थी, वह यहाँ के वनांचल में जो है सबसे बहुतायत में पाई जाती थी। तो उस लकड़ी के कारण यह तय हुआ कि नहीं, यहाँ पर रेलवे का एक बड़ा जंक्शन बनेगा। और हम जो आज अरपा का पुल देखते हैं 1825 में बना हुआ, सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि युद्ध के कारण या जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपातकाल आता है, तो यहाँ से न तो कोयला का परिवहन बंद हो पाए और न ही लकड़ियों का परिवहन बंद हो पाए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि ट्रेनों में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय रेल में रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती जरूर होती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि लगातार यात्रियों को हमेशा ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर आशंका बनी रहती है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल ने ट्रेनों में चलने वाले TTE को 50 वॉकी टॉकी उपलब्ध कराए हैं। हालांकि रेलवे का कहना है कि ये वॉकी टॉकी यात्रियों की सहायता, आपसी समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही TTE स्टाफ के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर RAC वेटिंग टिकट क्लियर करने और अन्य कोच में बैठे यात्रियों के लिए सहायक होगी। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज भी रेलवे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। ऐसे में वॉकी टॉकी से स्टेशन में मौजूद स्पेशल टीम से सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। खास तौर पर बिलासपुर रेल मंडल की बात करें तो बिलासपुर रेल मंडल के भनवाटंग घाट सेक्शन और दगोरा जमगा जैसे नेटवर्क विहीन क्षेत्र में जहां मोबाइल नेटवर्क स्थापित नहीं हो पाता है, ऐसी जगह में आपातकालीन स्थिति में इस उपकरण के माध्यम से TTE स्पेशल टीम से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, जो ट्रेन की जो मैनिंग होती है टिकट चेकिंग स्टाफ के द्वारा, उसमें ये होता है कि 4 या 5 की संख्या में रहते हैं। बहुत बार स्क्वाड TT भी उसमें रहते हैं। तो इनके बीच में सामंजस्य बनाने के लिए बहुत बार क्या होता है कि कोई पैसेंजर ये कहता है कि मेरा अमुक व्यक्ति जो है दूसरे बर्थ में है, या हम किसी से बर्थ चेंज कर लिए हैं। तो इसमें जो प्रतीक्षारत जो पैसेंजर रहते हैं, वेट लिस्टेड RAC, उनको टाइम लगता है क्लियरिंग करने में। या अगर मान लीजिए कोई पैसेंजर है जिसे सहायता तुरंत चाहिए, तो एक TT दूसरे से इमीडिएट संपर्क साध कर
सहायता बुला सकते हैं, कोई पर्सन इन नीड है तो उसको जो है हर प्रकार से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जैसे भनवार टैंक, खोदरी से भनवार टैंक है, या फिर जामगाड़ दगोरा सेक्शन जो है वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क है ही नहीं, तो वहाँ पे जो है वॉकी टॉकी काफ़ी काम आएगा। वॉकी टॉकी एक प्रकार का साधन है कि अगर आप 10 आदमी हैं तो 10 आदमी एक साथ एक दूसरे के साथ संपर्क साध सकते हैं एट वन गो। तो सब एक तरीके से समझिए कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहते हैं, आप एक बटन दबा के 10 को एक साथ सूचित कर सकते हैं। सड़क पर मौजूद मवेशियों की वजह से सड़क दुर्घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं, तो वहीं इसकी वजह से कई मवेशियों की मौत भी हुई है। ऐसे में अब नगर निगम और पशु विभाग के द्वारा योजना बनाई गई है, जिसके तहत नगर निगम के द्वारा शहर की सड़कों पर मौजूद बैलों की जोड़ी को पकड़कर मोपका गोठान ले जाया जा रहा है, जिसके बाद जिन बैलों का वारिस नहीं है उन्हें बैगा विहोर को सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे वह खेती किसानी में उन बैलों का उपयोग कर सके और इन बैलों की देखभाल भी हो सके। अब तक नगर निगम और पशु विभाग ने इस योजना के तहत लगभग 450 बैलों की जोड़ी को बेलगहना के विभिन्न ग्रामों में प्रदान किया है। कोटा जनपद के अंतर्गत आने वाली ये सभी ग्राम में बैलों की जोड़ी पाने के बाद ग्रामवासी भी बेहद उत्साहित है। नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था के बाद शहर में सड़कों पर मौजूद रहने वाले मवेशियों में कमी आई है, तो वहीं लगातार इस दिशा में अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे सड़कों को मवेशियों से मुक्त कराया जा सके। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि सड़कों पर मवेशियों की वजह से लगातार आवागमन में राहगीरों को दिक्कत होती थी, जिसके बाद नगर निगम और पशु विभाग के द्वारा इस संयुक्त योजना के माध्यम से न सिर्फ इन मवेशियों को इस निश्चित स्थान दिया गया है, बल्कि किसान को भी खेती के लिए मदद हो गई है। पशु विभाग से हमारा एक कांटेक्ट हुआ है अभी वर्तमान में। उनकी एक योजना है जिसमें जो शहर के जो बैल जोड़ी है, जो जिनका कोई भी वारिस नहीं है, जो आवारा घूम रहे हैं, उनको हम एकत्रित करते हैं अपने मोपका गोठान में, और उनको हम जहां बैगा बिरहोर जनजाति लोग रह रहे हैं उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क कर उनको जो खेती किसानी के लिए जो आवश्यकता होती है तो उनसे बात कर उनको निःशुल्क हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी वर्तमान तक हम कुल 450 बैल इकाई को हम उनको निःशुल्क प्रोवाइड करा दे चुके हैं। कौन कौन से गाँव में सर, 2-4 गाँव का नाम बताएं। बेलगहना के आसपास गांव हैं और कोटा जनपद के अंतर्गत आता है, उसमें हम प्रोवाइड करें। क्या यूटिलाइजेशन करेंगे और जो उन लोग उनको एक तो देखभाल हो जाएगी उनके पशु की, साथ साथ उनको कृषि कार्य में भी उनको सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से उनका सेवा भी हो जाएगा और उनको किसी कार्य में लगा रहेंगे तो उनका सही से देखभाल भी हो जाएगी और शहर में आवारा इससे छुटकारा मिल जाएगा। कोरबा जिले के डबरीपारा हरदी बाजार निवासी राजन मेहरा ने सिपत थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें राजन ने पुलिस को बताया कि वे अपने फूफा भोला प्रसाद के पिकअप वाहन क्रमांक MP 18 ZC 3368 की ड्राइवरी का काम करता है। सोमवार को शाम 5 बजे राजन हरदी बाजार के अंबेडकर चौक पर खड़ा था, तभी एक मास्क पहने व्यक्ति ने उसे संपर्क किया। उस व्यक्ति ने राजन को अंबिका ट्रेडर्स से 2000 लीटर की पानी की टंकी लाकर जेवरा जाने को कहा और किराया 1000 रुपए तय किया। पानी की टंकी लोड करने के बाद राजन और मास्क पहना व्यक्ति जेब्रा मार्ग पर रवाना हो गए। रास्ते में बोईदा के पास उस व्यक्ति ने गाड़ी रुकवाकर मनोज ट्रेडर्स से 5 बोरी सीमेंट भी लोड कराया। इसके बाद वो राजन को सोंठी जंगल की ओर ले गया। इस दौरान मास्क पहने व्यक्ति ने पेट खराब होने का बहाना बनाकर गाड़ी को रुकवाया और झाड़ी के अंदर चला गया। झाड़ी के अंदर उसके साथ 4 अन्य लोग आए, जिन्होंने राजन से गाड़ी सहित मोबाइल और 220 रुपए लूट लिए। इसके बाद उन्होंने राजन को धक्का देकर जंगल में छोड़ दिया और फरार हो गए। राजन ने इस घटना की जानकारी सिपत थाने में दी, जहां सिपत थाने में मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सिपत थाना क्षेत्र में कल प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पिकअप को एक व्यक्ति जो है हरदी बाजार से वहां हायर किया था। हायर करने के बाद उसने कुछ सामान इत्यादि लिए और यहाँ सिपत तरफ में जंगल में आकर के अपने साथियों के साथ उस पिकअप को पुरानी पिकअप थे उसको लूट लिया है। साथ में 200 रुपये और मोबाइल जो है वो भी लूट लिया है और 3-4 लड़के थे, जिस पर सिपत थाने में जो है रिपोर्ट प्राप्त हुई। हमने तत्काल इसमें BNS की धारा 309, 4 और 35 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपियों की अभी पता चला है। बिलासपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी हां, ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है और आरोपी द्वारा नाबालिग का वीडियो और फोटो भी बनाकर रखा गया है और बार बार पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। जिसके बाद पीड़िता और उसकी मां ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत
शिकायत की और पीड़िता ने मीडिया में अपना बयान खुद सामने रखा और पीड़िता ने ये भी कहा कि थाने में शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा है। जब इस बात को लेकर हमारी टीम ने थाना प्रभारी से बात की तब थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने कहा कि शिकायत दर्ज हो रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात भी कही गई है। कौन ये तंग करा थे, का रिपोर्ट दर्ज कराया? हाँ, वो धनंजय शर्मा है और बेटी ला धमकी देवत है हमेशा। 6-7 महीना हो गए के गलत करे हैं। मैं वीडियो कर दिखा दूँ, वायरस कर दूँ तो अम्मा पापा मार डर हूँ और मैं तोर से शादी करूँ। ऐसे मोर बेटी ले एकदम से उल्टा सीधा और धमकी देवत है। कई बार ले गाड़ी गलौज करत रही, एकदम चिल्लात रही थे और परेशान करके रखे। नाबालिग है मोर बेटी है, 2 जन ओकर लड़का है, भाई है, शादीशुदा हवा है। कौन? धनंजय शर्मा। और का बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मैं नीलू से प्यार करता हूँ, नीलू चाहता हूँ, नीलू लो मैं हाँ कुछ भी कर दूँ। ऐसे के वो धमकी चमकी एकदम से लइकन लगात रहते हैं। बाद में कैसना काहे नीलू 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 प्रतिदिन नीलू 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 काहे नीलू नीलू बोलते हैं ऐसे कि मैं बोले हो ना। तब बस मैं नीलू बेटी मानता और बाकी वो कुछ नहीं। जब मैं लड़का मेरे पूछे कहा हो गया बेटी तो एकदम से बोला रही थे वह नीलू नीलू करके ऐसे कि बोले तो वो हम बोला बाद में बताई इसके ज्यादा जो है धमकी चमकी देते अम्मा इससे की का करे थे लड़का? ये लड़का से वो गलत करे हैं, गलत व्यवहार करे हैं, फोटो रखे हैं, शायद वीडियो रखे हैं। वही लड़का बोला तो इससे कि मैं हाँ दिखा दूँ, वायरस कर दूँ ऐसे टाइप करके। रिपोर्ट लिखा है? रिपोर्ट लिखा आ रहे हैं तो पुलिस से के पकड़ा ली और बाद रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस वाले भी गए हैं 2-3 बार गए हो भाग जाते नहीं पकड़ा थे। वो मेरे को बहुत मारा है। मैं वो वीडियो फोटो को डिलीट करने के लिए एक ऐप से मैं छुपा के रखा था, उसको मैं डिलीट की हूँ तो वो मेरे को बहुत मारा है। तो फिर मैं घर से भाग गई हूँ। रात भर मैं घर में नहीं आई थी। फिर मैं सुबह अपने पापा के पास आई, पापा को बताई पापा ऐसा ऐसा है। पापा मेरे को मेरी दादी के घर लेके छोड़े और फिर वहाँ इन लोगों को पता नहीं था कि मैं कहाँ थी। बहुत कॉल करके पूछे कि कहाँ है तू, बता करके मैं आऊँगा। तो मैं बोली मैं बात नहीं की। मम्मी लोग बोले कि हम लोग कहीं भी हैं, हम लोग जी खा रहे हैं, तुम लोग हम लोग से मतलब ही मत रखो करके। और वो वही मारने की धमकी दे रहा है। हमेशा बोलता है कि तेरे पापा को जहर दे के मार डालूंगा, तेरी मम्मी को चाकू मार दूंगा, तेरे दोनों भाई को मार दूंगा, यही धमकी देता है। हाँ, उसको वायरल करने के मतलब धमकी देता था मेरे को। और इसको मेरे भैया ये लोगों का फोन नंबर रखा है वो, तो बोलता था कि तेरे भैया को भेज रहा हूँ, तेरे मामा को भेज रहा हूँ, तेरे नानी घर जाके तेरी नानी लोगों को दिखा रहा हूँ, तेरी दादी लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर उन लोगों को क्या हाल होगा, तेरी मम्मी पापा को दिखा रहा हूँ, फिर उन लोग देखेंगे तो उन लोग तेरे छोड़ देंगे, मार देंगे तेरे को करके मेरे को बहुत धमकी दिया है वो। कौन? मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं कुछ नहीं जानती, किसी के साथ कुछ भी हो, मेरे को इंसाफ चाहिए। पीड़िता की मां थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया एवं विवेचना जारी है। आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमानत पर आए आरोपी दे रहा था गालियां और जान से मारने की धमकी। जी हां, ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां जमानत पर आए दुष्कर्म का आरोपी किशन पटेल ने पीड़िता को केस वापस लेने की धमकी दे रहा था और पीड़िता से कह रहा था कि केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दूंगा। और आरोपी किशन पटेल ने पीड़िता के बच्चे के गुप्तांग पर भी वार कर दिया और भाग निकला, जिसके बाद पीड़िता अपने बच्चे को लेकर सिम्स पहुंची, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद बच्चे को वापस घर भेज दिया। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई, जहां आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्यवाही के लिए जेल भेज दिया गया है। ये एक 376 का मामला है और जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ 376 का मामला लगभग 1.5 महीने पहले सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। जब वो जमानत पर जेल से बाहर आया तो उसके बाद उस महिला ने आरोप लगाया कि वो उसके घर में जाकर उसके बच्चे के साथ मारपीट किया है और उसके बाद इस आरोप को तुरंत संज्ञान में लेते हुए जो आरोपी है उसको वापस से पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। जहाँ तक बच्चे को मारने की बात है और उसको
चोट लगने की बात है, उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है और बच्चे को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है, उसको चेकअप के लिए ले जाया गया था। अभी बच्चा अपनी माँ के साथ सुरक्षित घर पे है और जो आरोपी है उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हाईकोर्ट ने मस्तूरी क्षेत्र के भटचौरा गांव की हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई छात्राओं की बियर पार्टी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जी हां, आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई है और सवाल उठाए हैं कि स्कूल के क्लासरूम में बियर की बोतलें कैसे पहुंच गई। कोर्ट ने स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पर गंभीरता से सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग को इस मामले की जाँच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। बता दें कि मामला मस्तूरी क्षेत्र के भटचौरा हायर सेकेंडरी स्कूल का है। 29 जुलाई को स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा का जन्मदिन था। इस पर छात्राओं ने सेलिब्रेट किया, केक काटा गया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स और बियर भी पी गई। छात्राओं ने इसका वीडियो फोटो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। वायरल तस्वीर में छात्राओं के हाथों में समोसे और स्नैक्स के साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स, डिस्पोजल और बियर की बोतलें भी नजर आ रही हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई, हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के साथ महिलाएं भी स्कूल पहुंच गई। उन्होंने स्कूल परिसर में हंगामा कर दिया। उन्हें दोषी प्राचार्य और शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है, लेकिन यहाँ उनके संरक्षण में बच्चियां क्लासरूम में ही बियर पार्टी कर रही हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।